Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. So today we are moving forward with our decoding previous year questions of prelims, okay? And हम और आगे के 5 क्वेश्चंस देखेंगे और आज हम ले रहे हैं यूनिट 2. दैट इज यूनिट 2 इज the basics of the constitution. Basics of the constitutions in the sense what we will be covering fundamental rights, directive principles of state policy, fundamental duty, basic structure, emergency provision and amendments of the constitution. Okay, अब ये इसके पहले हमने यूनिट 1 कवर करी थी. दैट वाज बेसिक फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो सॉरी देयर इज सम ग्लिच विद द पेन. यूनिट 1 में हमने बेसिक फिलॉसफी कवर करी थी. ओके, ठीक है. नाउ बहुत से लोगों का क्वेश्चन था व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस और व्हाट इज़ द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ PYQs. ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से बताती हूँ. वाइल सॉल्विंग द पेपर आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है. ठीक है, आप ट्राई करते हो कि आप अपना अटेम्प्ट मैक्सिमाइज करो. राइट, 40 क्वेश्चन से ऊपर तो वैसे भी किसी को नहीं आता इन प्रीलिम्स. एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन. बहुत कोई एक्सेप्शनल होगा तो वो 45 कर लेगा, बट इसके अलावा क्या. और ये क्वेश्चन होते हैं स्टैटिक के. उसके बाद आता है क्या, करंट अफेयर्स. और करंट अफेयर्स कहाँ से आ रहे हैं हमें तो ये भी नहीं पता. राइट, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हमें अटेम्प्ट अपना मैक्सिमाइज करना है. मतलब आपको एटलीस्ट 87 to 95 ये तो क्रॉस करना ही है. इससे कम करोगे तो आपकी एक्यूरेसी फिर ओवर 50%, 60%, 70% ऐसी होनी चाहिए. डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू डू. बट जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन क्वेश्चंस पर जाते हैं ना आफ्टर 45, तो ये जो आपका रेशियो होता है इनके बीच का, दिस मेक्स इट और ब्रेक्स इट. ठीक है, ये आपको कवर करना होता है इन ऑर्डर टू बी इन द लिस्ट. बात आई समझ में. दिस इज़ द रियल कंपटीशन. और ये कैसे ब्रेक किया जाता है पैटर्न, ये ब्रेक किया जाता है एनालिसिस से. एनालिसिस कैसे आएगा, जब सामने वाले दुश्मन की स्ट्रैटेजी को समझोगे, जब सामने वाले की कमज़ोरियों को समझोगे. आई एम टॉकिंग अबाउट UPSC. यस. और कैसे पता चलेगा PYQs से कि वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ कोर टॉपिक्स टच कर रहा है, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है कि कैसे ही कवर करोगे हर चीज़. अगर आप करंट के पीछे भागोगे तो स्टैटिक आपका कमज़ोर हो जाएगा, और स्टैटिक कमज़ोर हुआ तो मतलब आप वैसे भी आउट हो, क्योंकि जो सब अच्छा कर रहे हैं वो तो हम एटलीस्ट अच्छा करना ही है. राइट, तो ये सब चीज़ें हैं, आपको इम्प्रूव करने की नीड है. ठीक है, अब एक और बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वाइल सॉल्विंग द पेपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा. ठीक है, और ये कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम पता है क्या करती है, ये आपके जो आप 100% श्योर होते हो ना उन क्वेश्चंस को गलत करवाती है. क्योंकि जिसमें डाउट है वो तो आपको पता है कि या तो नेगेटिव जाएगा या पॉजिटिव जाएगा, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता. 3 ऐसा तो है नहीं कि आधा नंबर मिल जाएगा. राइट, 100% वाले में क्या होता है, सपोज आपने ABCD आपको पता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि शायद ऑप्शन C लग रहा है, बट एम आई राइट, D भी तो हो सकता है. हमने लगा दिया 50-50. ठीक है, 50-50 में फिर से हमने खेला, नहीं यार C इसीलिए नहीं होगा. हमने एक ऑप्शन एक कुछ ऐसा ढूंढ लिया कि ये क्यों नहीं होगा, और हमने लगा दिया D पे आंसर. ये क्यों हुआ, आपका कॉन्फिडेंस फंबल कर गया. यहाँ कॉन्फिडेंस फंबल कर गया. सपोज ये 23rd क्वेश्चन था, 24th क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन, अनटिल एक ऐसा क्वेश्चन जिसको आप 100% जानते हो कि यही इसका आंसर होगा 100%, है ना, तब तक आपके क्वेश्चंस को वो इफ़ेक्ट करेगा, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को इफ़ेक्ट करेगा. ये इम्पॉर्टेंस है PYQs का. ठीक है, जब आपको PYQs अच्छे से एनालाइज कर लोगे ना, आपको पैटर्न पता होगा कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं, और ये आपको आइडेंटिफाई कराने में मदद करेगा. उन जो 45 और 95 के बीच में क्वेश्चन होंगे ना, इनको अटेम्प्ट करने की कि किसको करना है और किसको छोड़ना है. ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है PYQ का. ये मैं बता रही हूँ, ये जो है ना नॉलेज, ये कोई नहीं देता. आपके पास कोई पर्सनल मेंटर हो तो बात अलग है, अदरवाइज़ ये नॉलेज कोई नहीं देता. ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है हमारे लिए. ठीक है,
अगर आपको लग रहा है कि है ज़रूरी तब देखो, अदरवाइज़ मत देखो, कोई फ़ायदा नहीं है सीरीज़ का, क्योंकि जब तक आप खुद एनालिसिस नहीं करोगे ना तब तक भगवान भी आपका भला नहीं कर सकता इन यूपीएससी। आई एम बीइंग वेरी ओपन टू यू, ओके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज पीवाईक्यू, और हम आपको ये अपने प्लेटफॉर्म पर फ्री दे रहे हैं। हम एक एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि इसमें कैसे कर सकते थे, रियल टाइम आपको सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं। आपने प्रीवियस वीडियोस भी देखे होंगे, मेरी कई बार गलतियां हो जाती हैं इंटरप्रेट करने में, या फिर मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, वो इसीलिए होता है क्योंकि मैं पहले से इसका बहुत अच्छे से ऐसे प्रिपरेशन नहीं करती। जो भी मैं आपको बताती हूँ वो रियल टाइम ही होता है। एक स्टूडेंट पेपर सॉल्व करते हुए क्या सोच रहा है, उस थिंकिंग में जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच समवन। ठीक है, इसीलिए आई लिटरली सजेस्ट यू एवरी वन, अगर यू आर रेडी टू डू दैट वर्क विथ मी, प्लीज़ कंटिन्यू। अदरवाइज लिटरली ये सीरीज़ कोई काम की नहीं है आपके लिए। और अगर आपने वो वर्क कर लिया, आई एम 100% श्योर कि आपके जो एक्स्ट्रा 15 क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर पाओगे ना वहाँ पे, मतलब 30 मार्क्स, दैट्स अ वूपिंग 30 मार्क्स, जो आपको कहीं भी ले जा सकता है, लिस्ट के पीछे भी और आगे भी। ठीक है, वो आपके बन जाएंगे सिर्फ पीवाईक्यू एनालिसिस से। हमने एक सेशन में ही देख लिया, एक पार्ट में ही देख लिया कि कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप जस्ट सोचो कि बाकी और जगह कितने क्वेश्चंस रिपीट होंगे। अभी तो हम पॉलिटी कर रहे हैं, आगे ऐसे सब्जेक्ट्स आएंगे जिसमें एनालिसिस ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, एनिमल बिहेवियर पूछ रहा है, कौन पढ़ा रहा है एनिमल बिहेवियर, बताओ। तो कोई सेंस नहीं है इन चीज़ों का, ओके, जब तक आप खुद एनालिसिस ना करो और खुद कंटिन्यूटी ना मेंटेन करो, ओके। तो दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग एक्स्ट्रा ज्ञान। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन, और हम देखेंगे आज का सेशन के कैसा जाता है, ओके। चलो, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, दैट इज, in India, which one of the following constitutional amendments was widely believed to be enacted to overcome judicial interpretations of the fundamental rights? 2023 का क्वेश्चन है, काफी डिबेट में रहा था, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस दिए थे, बट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, वी नीड टू सी कि हाउ डज यूपीएससी थिंक्स। ठीक है, वो कैसे इस चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, और वो कमीशन में जो लोग बैठ के आंसर की बना रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। बहुत से लोगों ने बोला था 44th होगा, 86th होगा, 42nd होगा, हर टाइप के इंटरप्रिटेशंस दिए गए थे। ठीक है, बट लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। तो ये है फर्स्ट अमेंडमेंट, 42nd, 44, 86। आपको ये सब सारे अमेंडमेंट्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। लक्ष्मीकांत के पीछे जो आपका समरी है ना, टेबल्स वगैरह दी गई हैं, वो पढ़ लेना, क्वेश्चंस आ रहे हैं 2-3 साल से वहां से डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों होगा, देखो क्या हुआ था। जब 1951 में एक केस हुआ था, चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया। उसमें एक लेडी थी, एंड शी वेंट टू द कोर्ट सेइंग कि जो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन उसके सेंस में क्या, जो आप वल्नरेबल सेक्शंस को रिजर्वेशंस दे रहे हो, उससे जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, दूसरे लोग हैं, उनका क्या हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है बेसिकली। ठीक है, उनके राइट्स को टेक अवे किया जा रहा है। कैसे, उनकी सीट्स तो कम हो रही है ना। तो अब बताओ, आर्टिकल 15, ठीक है, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 14, इसमें जो था बेसिकली ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो जो आप एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट ऑफ द सिटीजन, जैसे SC एंड ST, ठीक है, दैट इज ब्रीचिंग आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 29(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या किया, 19 सब क्लॉज 2 बनाया और उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दी रिलेटेड टू द रिजर्वेशन फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस। ठीक है, तो ऐसे ये पूरा डिस्प्यूट था। अब एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट हमारा धर्म ये है कि हम जितने भी ये जो ऑप्शंस में दिए गए हैं अमेंडमेंट, हम इसको पढ़ लें, क्योंकि बहुत हाई चांसेस हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, और इसके नोट्स बना के प्रिपेयर कर लेना है कि कोई इस नींद में भी आपसे पूछ लेना कि भाई बताओ 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था, तो आप बता पाओ। इसके आसपास का हिस्ट्री, बैकग्राउंड और कॉन्सिक्वेंसेस सब याद कर लेना, लक्ष्मीकांत की पीछे वाली टेबल में दिए गए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन. A bill amending the constitution requires a prior recommendation of the President of India. ठीक है. Next, a constitutional amendment bill is presented to the President of India. It is obligatory for the President to give his or her assent. ठीक है. A constitutional amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and the Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting. क्वेश्चन कहाँ से आया है? डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से आया है. चैप्टर कौन सा है? पार्लियामेंट. स्टैटिक है या करंट? स्टैटिक है. ठीक है. तो ये सब चीजें तो हमें याद होनी चाहिए. इन एनी केस लक्ष्मीकांत तो वैसे ही रटना ही है पूरी की पूरी. तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर है इसका सीधा सीधा बी. 2 और 3 फर्स्ट गलत है. ठीक है. कोई भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, चाहे मेंबर या फिर प्राइवेट मेंबर, मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर. ठीक है, ये चीज याद रखना. कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, परमिशन नहीं चाहिए होती. फिर इसके बाद 24th अमेंडमेंट एक्ट से ये आया था कि प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा, आर्टिकल 368 में. ठीक है. अमेंडमेंट फर्दर मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट. ओके. फिर थर्ड क्या है? थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. ये क्या है? आर्टिकल 368. अमेंडमेंट कितना इंपॉर्टेंट है ये आप देख सकते हो. पहला क्वेश्चन अमेंडमेंट का, दूसरा क्वेश्चन अमेंडमेंट का. ठीक है, ये आपको अमेंडमेंट ध्यान से पढ़ लेना है. ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है क्या? आप बताओ, अगर ये क्वेश्चन कोई गलत कर देगा तो उसको डिजर्व भी करता है वो यूपीएससी में बैठने के लिए? आपने अगर अच्छे से प्रिपरेशन की होगी तो ये तो गलत नहीं करोगे. तो सीधा सिंपल थर्ड है इसका आंसर. सॉरी, सी इसका आंसर है. कौन सा केस था बताओ, जल्दी 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 बताओ. केस था केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है. इसमें बहुत सारी चीजें थी. आर्टिकल 21 भी ध्यान से हमें पढ़ लेना है और ये वाले आर्टिकल्स भी हमें देख लेने हैं. ठीक है, बहुत अच्छे से. ऐसे नहीं ऊपर ऊपर देख लो. मैं तो कह रही हूँ कि आप जो स्टार्टिंग के 4 पार्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको डीडी बासु से भी पढ़ लो तो भी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, अगर आपके पास टाइम है तो. ठीक है, ध्यान से पढ़ लो. बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए ये वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये बाकी लोगों के सही होंगे और आपके गलत होंगे तो फिर आप समझ जाओ क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है. ओके. अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना. ठीक है. A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided, uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which one of the following articles of the Constitution of India? ऐसे क्वेश्चन में आपको हिंदी वाला भी पढ़ना है. ऐसे क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन? एक सेंटेंस में जो पूरा लिखा हो, क्योंकि अब आप जहाँ अभी तो स्लो स्लो पढ़ रहे हो वहां पे स्पीड ऑटोमेटिकली जल्दी हो जाती है, तो कई बार मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस रहता है. ठीक है, तो ये आपको हिंदी में पढ़ना ही पढ़ना है. एक बार पढ़ लिया क्या ही जा रहा है, नहीं आएगा समझ तो नहीं आएगा, बट आ गया तो है ना. इसीलिए चांसेस नहीं छोड़ना है, पढ़ लेना है हमें. अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ठीक है, बस इतना इजी है अगर आप इसके क्वेश्चन को समझ जाओगे. और इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? ये कौन से प्रिंसिपल से आया है? रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल से आया है, राइट. रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ कहता है कि, सॉरी, रूल ऑफ लॉ बोलता है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, इक्वालिटी बिफोर द लॉ. ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा दैट इज द लॉ ऑफ द लैंड, ये आ जाएगा. ओके. क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि कोई भी अगर अनगाइडेड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशन ऑफ पावर कर रहा है इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल को वायलेट करेगा? अगर हम ऑप्शन वाइज जाएं तो ऑप्शन आर्टिकल 28 क्या बताता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन बताता है. 32 रिट्स बताता है. और 44 के टाइम पे तो डीपीएस भी आ जाता है. तो हम इजीली, अगर हमें ये भी पता है ना मोटा मोटी, तो भी हम इसको बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है, बहुत आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं.
ऐसे क्वेश्चन में हमें दोनों डबल वेरीफाई कर लेना है। सबसे पहले तो एक तो हिंदी और इंग्लिश से, उसके बाद हमें जो आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, उस ऑप्शन को टिक तो करना ही है, पर बाकियों को एलिमिनेट भी करना है। ठीक है, नॉलेज प्लस एलिमिनेशन। ओके, ये बात हमें ध्यान रखनी है while doing these type of question जो basically solely language पे based हैं। ठीक है, चलो moving on to the next question now। under the deep under the Indian Constitution, concentration of wealth violates concentration of wealth violates which article, या फिर which part, जो भी ऑप्शन में दिया है। 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, द डीपीएसपी, राइट टू फ्रीडम, कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। अब कैसे आप इसको सोच सकते हो बताओ। देखो, इसका आंसर होगा डीपीएसपी। क्यों होगा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का डीपीएसपी? आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? सिक्योरिंग दैट ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डू नॉट रिजल्ट इन concentration ऑफ वेल्थ। अब आप बोलोगे बाकी ऑप्शन भी तो सही लग रहे हैं, कैसे पता करें कि आंसर बी ही है? तो इसमें एक उपाय है। राइट टू इक्वालिटी में अब क्या होता है, डायरेक्टली तो इसका आंसर नहीं होगा, सही है बट डायरेक्टली नहीं होगा। क्या बोलता है इक्वालिटी? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एक चीज ये बोलता है। और एक बोलता है इक्वल्स जो है उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, अनइक्वल्स हैं उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। अनइक्वल मतलब अफर्मेटिव एक्शंस वगैरह मिलेंगे, तो ये तो नहीं होगा। थोड़ा उसके आइडियोलॉजी के पीछे जाओ, मैं बस आपको इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ। डीपीएसपी में ये डायरेक्ट है, एग्जैक्ट लाइन है, इसलिए मैं कह रही हूँ ये चीजें याद कर लो, थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। राइट टू फ्रीडम तो ये तो बिल्कुल अगेंस्ट होगा। राइट टू फ्रीडम में नेगेटिव प्लस पॉजिटिव या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, वो सब बहुत ज्यादा ऑपोजिट में आ जाएगा। कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर ये भी हो सकता है, बट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात हो रही है जब, और वेलफेयर, वेल्थ तो कोई अपने पैसे से भी कमा सकता है। ठीक है, तो स्टेट क्या करता है, टैक्सेस कर देता है, जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा टैक्स देगा। वो कहाँ लिखा है? डीपीएसपी में लिखा है। तो हमें थोड़ा ऑब्जेक्टिव की तरफ जाना है, व्हाट इज मोर राइट रादर देन व्हाट इज जस्ट और इनडायरेक्टली राइट। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। कल हम देखेंगे क्वेश्चन 6 to 10, और जो हमने आज सीखा इससे वो प्लीज अमल में लाना। और जो ऑप्शंस हैं, प्लीज एक बार जाके इन ऑप्शंस को पढ़ लेना, क्योंकि यही यही रिपीट होता है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बाहर से नहीं आ रहा। ठीक है, तो दिस इज द easiest way to pass this exam, that you are equipped with the PYQs and the syllabus. ओके, हम और देखेंगे आगे और सीखेंगे। जब तक प्रैक्टिस करो, पढ़ो, बहुत सारा पढ़ो, अपना 100% लगाओ, और प्लीज इस एग्जाम को जल्दी से क्लियर करो। ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू।